सही होने से पहले ना कुछ गलत होता है। तो अगर तुम्हारे साथ कुछ गलत भी हो रहा है तो ये मान लो कि अब कुछ अच्छा होने वाला है। और यार एक बात याद रखो, तुम ना खुद से बस मत हारना, बाकी तो तुम्हें कोई नहीं हरा सकता। हेलो एवरीवन, दिस इज सुप्रिया तामकार और आज मैं आपको बताऊंगी कि क्लास 12th का फिजिक्स जो सिलेबस है हमारा, उसे हम 4 मंथ में कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। काफ़ी बच्चों को ये लगता है कि जो हमारा 4 मंथ है इनिशियल जो हमारे पास टाइम बचा हुआ है, ये बहुत कम टाइम हमारे पास बचा हुआ है और अब हम बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स को स्कोर नहीं कर सकते। काफ़ी बच्चे ना हार मानने लग जाते हैं कि मैंने स्टार्टिंग से पढ़ाई नहीं की है तो अब मैं बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर नहीं कर पाऊंगा। बट ये जो आप सोच रहे हो ये गलत है। आप जब भी ये वीडियो देख सकते हो अभी स्टार्ट करो और इनिशियली अगर आपके पास 4 मंथ बचे हुए तब तो आप डेफिनेटली फिजिक्स का सिलेबस बहुत अच्छे से कंप्लीट कर सकते हो। आप ये बात याद रखो ना कि 4 मंथ ना एक सफिशिएंट टाइम होता है, कोई भी ज़्यादा इतना वास्ट सिलेबस नहीं है। हम क्या करते हैं, सिलेबस को देख के बच्चे डरने लग जाते हैं, बट इन सिलेबस को जब आप एक प्रॉपर स्ट्रेटजी बना के इस सिलेबस को कंप्लीट करने की कोशिश करोगे तो डेफिनेटली ये सिलेबस आपका आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। और अगर आपको लग रहा है कि मैं अगर बोल रही हूँ कि 4 मंथ में आप फिजिक्स का सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो तो मैं आपको 10 घंटे पढ़ने के लिए नहीं बोलूँगी, मैं आपको सिर्फ 2 से ढाई घंटे मैं आपको बताऊँगी कि सिर्फ 2 से ढाई घंटे आपको पढ़ने हैं। बट आपको ये याद रखना है कि आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करके चलनी है, आपको डेली बेसिस पे पढ़ना है। 2-2.5 घंटे आपको डेली अपनी फिजिक्स सब्जेक्ट को देने हैं। और देखो 2 घंटे आप फिजिक्स को दे दो, उसके साथ में आप अपना कुछ 1-1.5 घंटा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स और केमिस्ट्री को भी देते चलो, जिससे कि आपके वो सब्जेक्ट भी पीछे ना रह पाए, क्योंकि जो हमारा रिजल्ट बनेगा वो सारे सब्जेक्ट का इक्वल वेटेज से बनेगा। तो ऐसा मत करना कि अगर 2-2.5 घंटे बस आप दिन में पढ़ रहे हो तो सिर्फ फिजिक्स को दे रहे हो, 2-2.5 घंटे आप फिजिक्स को दे के चलो और उसके साथ में जो आपके अदर सब्जेक्ट है उनको भी आपको टाइम दे के चलना है। बट ये बात मेरी याद रख लेना कि मैं सच में बोल रही हूँ कि 4 मंथ में आप आसानी से फिजिक्स का सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो। तो देखो फिजिक्स में इनिशियली हमारे 15 चैप्टर्स होते हैं, बट काफी बार अभी क्या कर रहा है कि 15 चैप्टर को सीबीएसई रिड्यूस कर देता है, हटा देता है। तो देखो स्टार्टिंग के चैप्टर जो हमारे फिजिक्स में स्टार्टिंग के चैप्टर्स होते हैं, उनमें जो स्टार्टिंग के 3-4 चैप्टर हैं उसमें अपन को ज्यादा टाइम देना पड़ेगा। और फिर जो बाद के जो चैप्टर्स है ना, पीछे के चैप्टर्स है, वो फिजिक्स के बहुत आसान चैप्टर है। हमारी केमिस्ट्री में क्या होता है, केमिस्ट्री में ऊपर के चैप्टर स्टार्टिंग के चैप्टर इजी रहते हैं और लास्ट के चैप्टर जो है वो डिफिकल्ट होते जाते हैं। लेकिन फिजिक्स में जस्ट अपोजिट है, हमारे ऊपर के चैप्टर में हो सकता है थोड़ा सा चीजें हमें समझ में ना रही हो, थोड़ा सा हमें अपना एफर्ट्स ज्यादा लगाना पड़ रहा हो, लेकिन जो आपके लास्ट के चैप्टर है वो बहुत ही ज्यादा आसान चैप्टर है। तो पहला चैप्टर हमारा दिया है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, जिसको मैंने आपको कंप्लीट करने के लिए 7 डेज दिए हैं। मेरे हिसाब से ये चैप्टर को आप 7 डेज में आसान तरीके से बिल्कुल पूरा कंप्लीट कर सकते हो। और इस चैप्टर में मोस्टली हमसे क्या पूछा जाता है, इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में पूछ लेगा, है ना। जब परपेंडिकुलर पे अपन कोई भी एक चार्ज को रखते हैं तब उस पर डायपोल मूवमेंट वगैरह कितना रहता है, इलेक्ट्रिक चार्ज कितना रहता है, ये सारी चीजें हमसे इस चैप्टर में मोस्टली पूछी जाती है। और इस चैप्टर में आप याद रखना कि अगर मैं यहाँ पे 7 दिन दे रही हूँ तो आप जो भी चैप्टर जो भी टॉपिक आप पढ़ोगे उसके आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी सॉल्व करते हुए चलना, क्योंकि ये ऊपर के स्टार्टिंग के जो चैप्टर्स है इनसे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आते हैं। और फिजिक्स में हमारे क्या रहते हैं, डेरिवेशन रहते हैं। काफी बार बच्चों को प्रॉब्लम आती है कि मैं डेरिवेशन को नहीं कर पाता हूँ, जब मैं कॉपी से मुझे समझ में तो सब आ जाता है कि ऐसे से ऐसा होगा, बट मैं जब एग्जाम में करने बैठता हूँ तो मुझे भूल जाता है कि इसके आगे का स्टेप क्या है। तो मेरे साथ भी यही हो रहा था, जब मेरा हाफ ईयरली एग्जाम हुआ था तब मेरे से बिल्कुल भी डेरिवेशन नहीं बने थे, जो कि मुझसे सारे डेरिवेशन आते थे, बट फिर भी मैं उन डेरिवेशन को एग्जाम में नहीं लिख पाई थी। तो वो एक मेरे से मिस्टेक वहाँ पे ये चीज हो रही थी कि मैंने डेरिवेशन को सिर्फ ऊपर से कॉपी में, मैंने एक बार फेयर कॉपी में नोट्स बनाए थे, उसको मैंने एक बार लिखा और उसको मैंने दोबारा कभी फिर से लिख के प्रैक्टिस नहीं की। तो डेरिवेशन आपको तभी बनेगा जब आप हर चैप्टर के डेरिवेशन को, जब भी आप कोई भी चैप्टर को रिवाइज करो तो उसका थ्योरी पार्ट आप ऐसे ही रीड करते चलो, लेकिन कहीं भी जहाँ पे डेरिवेशन आए, न्यूमेरिकल भी आप दोबारा सॉल्व करना नहीं करना, लेकिन डेरिवेशन को एक बार दोबारा लिख करके जरूर देखना, क्योंकि डेरिवेशन में सब बच्चे भूल जाते हैं, उन्हें कुछ भी नहीं बनता। जब आप डेरिवेशंस को लिख के प्रैक्टिस करोगे तो आपको डेरिवेशन भी याद होते जाएंगे। और कई बार हमारे
फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं ना, अधिकतर फॉर्मूला से ही तो क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। तो अगर आप डेरिवेशन लिख के प्रैक्टिस करोगे तो ऑटोमेटिक आपको जो फॉर्मूले होते हैं वो सारे याद होते जाएंगे, ठीक है। और फिर यहाँ चैप्टर नंबर 2 देखो हमारा है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ये फर्स्ट चैप्टर से पूरा रिलेटेड चैप्टर है, इसीलिए जो भी बच्चा फर्स्ट चैप्टर को अच्छे से समझेगा उसको सेकंड चैप्टर बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने 6 डेज दिए हैं, अगर आपने फर्स्ट चैप्टर अच्छे से समझा है तो सेकंड चैप्टर समझने में आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर चैप्टर नंबर 3 हमारा आता है करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसमें हम गैल्वेनोमीटर के बारे में पढ़ते हैं, वोल्टमीटर के बारे में पढ़ते हैं, और भी हमारे जो सर्किट वगैरह रहते हैं वो डिफरेंट सर्किट प्रॉब्लम्स को अपन कैसे सॉल्व करते हैं, और पोटेंशियोमीटर क्या होता है, मीटर ब्रिज क्या होता है, यही टॉपिक से मोस्टली जो होते हैं वो क्वेश्चंस हमारे पूछे जाते हैं। और ओम्स लॉ से भी कई बार क्वेश्चंस आ जाता है कि ओम्स लॉ को डिराइव करो, ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, बट वो 1 या 2 मार्क्स में आएगा, इससे ज्यादा उसका वेटेज नहीं रहता है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो हमारा पोटेंशियोमीटर वाला डेरिवेशन हो गया, जो मीटर ब्रिज का डेफिनेशन वो डेरिवेशन हो गया, ये सारे डेरिवेशन को आप बिल्कुल भी मिस मत करना। ये इंपॉर्टेंट क्या बोला जी, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है करंट इलेक्ट्रिसिटी के। और इसके जो सर्किट अपन डिफरेंट सर्किट डायग्राम को सॉल्व करते हैं, तो एनसीईआरटी में तो इतने सारे सर्किट डायग्राम के एग्जांपल नहीं बता रखे हैं। तो यहाँ पे आप क्या करना है इस चैप्टर में, करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में, कि आप काफी सारे सर्किट डायग्राम्स वगैरह अपने रेफरेंस बुक से भी पढ़ लेना, या तो आप प्रदीप की बुक से पढ़ सकते हो। वैसे तो जब मैं थी क्लास 12th में तो मैंने SL अरोरा वाली बुक को फॉलो किया था, आप कोई भी बुक फॉलो कर लो, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लगभग सारी बुक में सेम तरह के प्रॉब्लम्स रहते हैं। और इसके साथ ही आप एक चीज याद रखना कि मैंने क्या किया था जब मैं क्लास 12th में थी, जो चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आती है, चैप्टर वाइज जो बुक आती है उसको मैंने परचेज कर लिया था। मैंने अरिहंत की परचेज की थी, आप जो भी चाहो आप वो परचेज कर लेना, उससे भी कोई इशू नहीं होने वाला है, ठीक है। तो आप उसको क्या करना, आप जैसे इनिशियली मैंने जितने भी डेज दिए है ना, तो आप क्या करना, हर दिन में ना 15 मिनट उस बुक के जो भी चैप्टर आप रीड कर रहे हो, जो भी टॉपिक आपने कवर किया है, उस टॉपिक से रिलेटेड आप क्वेश्चंस को देखते रहना। ज्यादा टाइम नहीं ना, सिर्फ 15 मिनट एक डेली का अगर आप देखोगे, और तो उस बुक को जब आप वो चैप्टर पढ़ोगे ना, तो आपको उस बुक से पता चलेगा कि आज मैंने ये चैप्टर पढ़ा और इस पे ऐसे कौन से क्वेश्चन है जो पॉइंट मैं मिस कर दिया हूँ। तो आप वो चैप्टर को कंप्लीट करते टाइम ही वो जो टॉपिक आप मिस कर गए हो, पॉइंट्स आप मिस कर गए हो, उसको भी आप कवर करते चलोगे। और प्रीवियस ईयर टॉपिक वाइज क्वेश्चन देखने से आपको ये बेनिफिट मिलेगा कि आपको ये पता चलेगा कि एग्जाम में किस टाइप के, किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और आप उस टाइप के, उस लेवल के क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहो, ताकि जब एग्जाम में वो क्वेश्चन दिखे तो आपको वो नया सा ना लगे। फिर चैप्टर नंबर 4 हमारा आता है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। ये थोड़ा सा आपको लग सकता है कि ये 3 चैप्टर लगभग, ये 2 चैप्टर सेम चलते हैं। फिर हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर आता है। फिर नेक्स्ट जो ये 3 चैप्टर है, 4th, 5th एंड 6th, ये बिल्कुल भी रिलेटेड चैप्टर है। ये चैप्टर एक दूसरे से इंटरलिंक्ड चैप्टर है। जब आपको चैप्टर 4 का कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, तभी जाके आपको चैप्टर 6 के कॉन्सेप्ट आसानी से समझ में आ रहे होंगे। तो कोई भी चैप्टर को सीरियल इधर उधर मत करके पढ़ना। सबसे पहले फर्स्ट ऐसे जो सीरियल में लिखा हुआ है वैसे अगर आप पढ़ते चले जाओगे स्टार्टिंग के इनिशियल चैप्टर, तो आपके लिए बहुत ज्यादा बेस्ट होगा। चैप्टर नंबर 4 में अपन बायो-सेवर्ट्स लॉ वगैरह के बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ भी वही है कि आप डेरिवेशन करते चलना प्रैक्टिस, तो आपको आसानी से डेरिवेशन भी याद हो जाएगा और फॉर्मूले भी याद हो जाएंगे। इस चैप्टर के लिए मैंने 6 डेज दिए, आप डेफिनेटली ये एक सफिशिएंट टाइम है इस चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आता है मैग्नेटिज्म एंड मैटर। ये चैप्टर बहुत ज्यादा आसान चैप्टर है। इसमें अर्थ मैग्नेटिज्म के बारे में अपन पढ़ेंगे, और इस चैप्टर में टोटल अपने 2 ही 3 फॉर्मूले आते हैं, इससे ज्यादा हमारे फॉर्मूले भी नहीं आते। तो इस चैप्टर को आप 4 डेज में आसान तरीके से कंप्लीट कर सकते हो। फिर चैप्टर नंबर 6 देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये भी एक आसान चैप्टर है। इसमें मेनली अपन जो हमारा मैग्नेटिज्म रहता है वो कैसे एक कॉइल में इंट्रोड्यूस होता है, ये सब चीजों के बारे में अपन इस चैप्टर में पढ़े। तो चैप्टर 6 को कंप्लीट करने में मैंने आपको कितना टाइम दिया है, 6 डेज का टाइम दिया है। मुझे आई होप आप इस टाइम टेबल को, इस शेड्यूल को क्या करोगे, नोट करोगे और अपने हिसाब से देखोगे कि आपका कौन सा पार्ट जो है वो वीक है और कौन सा पार्ट वो स्ट्रॉन्ग है। हो सकता है आपको इनिशियली स्टार्टिंग के चैप्टर में और ज्यादा टाइम लगे, फिर आपको ये सब चैप्टर्स में थोड़ा सा कम टाइम लगे। तो ये मैंने एक रफ टाइम टेबल आपको बताया है, इसे आप अपने हिसाब से भी एडजस्ट करते चलना, ठीक है। और फिर इसके बाद हमारा आएगा चैप्टर नंबर
मैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ रहे थे। अब यहाँ पे जो चेंज होगा वो अल्टरनेटिंग करंट है, अपन अल्टरनेटिंग करंट के बारे में पढ़ रहे होंगे। और चैप्टर नंबर 7 को कंप्लीट करने के लिए मैंने आपको 8 डेज दिए हैं, क्योंकि यहाँ पे ना थोड़ा सा नया चीजें अपन को पढ़नी पड़ती है। और डेरिवेशन वगैरह जो हमारे LCR सर्किट वगैरह रहते हैं, ये इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। LCR सर्किट हो गया, LR सर्किट हो गया, LC सर्किट हो गया, तो ये सारी चीजों को आप डेफिनेटली इस चैप्टर में मिस मत करना। और जो हमारा LCR हो गया, रेजोनेंस हो गया, शार्पनेस वगैरह हो गई, क्वालिटी हो गया, ये सारी चीजों के डेरिवेशंस फॉर्मूले आप डेफिनेटली अच्छे तरीके से याद करते हुए आगे चलना, क्योंकि इस चैप्टर से मोस्टली डेरिवेशन पूछेगा या तो फिर डायरेक्ट हमें कोई क्वेश्चन दे देगा और कोई फॉर्मूला यूज हो रहा होगा और वो क्वेश्चन हमें सॉल्व करना पड़ेगा। चैप्टर नंबर 8 आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जो कि सबसे ज्यादा आसान चैप्टर है पूरी फिजिक्स में। इस चैप्टर में मोस्टली अपन को 8-9 वेव्स रहती हैं, उसमें अपन को यही चीज बतानी रहती है कि किसकी फ्रीक्वेंसी किस वेव की फ्रीक्वेंसी कहाँ से कहाँ तक है, माइक्रोवेव्स जो होती हैं उसका यूजेस क्या होता है, इंफ्रारेड वेव्स जो होती हैं उनका यूज क्या होता है, अल्ट्रासोनिक वेव्स का यूज कहाँ पे होता है। मोस्टली इस चैप्टर से यही सारी चीजें पूछी जाती हैं। और हमसे ये भी पूछ लेगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या होती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होती है, ट्रांसफर वेव वगैरह क्या होती हैं। वो जब हमारी लॉन्गिट्यूडनल वेव और ट्रांसफर्स वेव एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहती है, ये सारे कॉन्सेप्ट इस चैप्टर से पूछ लेगा। बहुत ज्यादा आसान चैप्टर है, थोड़ा सा थ्योरी वाला चैप्टर है। आपको यूजेस वगैरह, माइक्रोवेव्स वगैरह के यूजेस किसने डिस्कवर किया था, ये सारी चीजें आपको इस चैप्टर में थोड़ा सा याद करनी पड़ेगी। फिर इसके बाद हमारा जस्ट अब टॉपिक ना चेंज होगा। अभी तक हम मैग्नेट के बारे में पढ़ रहे थे, करंट के बारे में पढ़ रहे थे। अब चैप्टर नंबर 9 से हम किस चीज के बारे में स्टडी करेंगे फिजिक्स में, रे के बारे में, जो हमारे लेंस होते हैं, जो हमारे मिरर होते हैं, तो ये सब चीजों के बारे में इस चैप्टर में हम स्टडी करते हैं। चैप्टर नंबर 9 को मैंने 10 डेज दिए हैं, जो कि एक सफिशिएंट टाइम है, आप इसे डेफिनेटली कंप्लीट कर सकते हो। क्योंकि देखो जो लेंस और मिरर रहता है वो अपन ने क्लास 10th में भी पढ़ रखा है ना, उसके सिर्फ डेरिवेशन वगैरह अपन को क्लास 12th में नए मिलेंगे। बाकी सारे वो 6 केसेस जो भी रहते हैं मिरर के और लेंस के, वो सारी चीजें अपन ने क्लास 8th में भी पढ़ी थी एक बार, फिर क्लास 10th में भी पढ़ी थी, और फिर से आपको 12th में उसको रिवाइज करोगे तो इतना ज्यादा आपको नया कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। क्लास 10th में अपन ने प्रिज्म वगैरह के भी बारे में पढ़ रखा है, और यहाँ पे एंगल ऑफ डेविएशन वगैरह के बारे में भी एग्जाम में पूछा जाता है। एंगल ऑफ डेविएशन का जो हमारा फॉर्मूला रहता है उसे आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। और फिर इसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इसमें आते हैं वो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट रहते हैं। चैप्टर का नाम है रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। यहाँ पे आपको टेलीस्कोप के फॉर्मूले को अपन कैसे डिराइव करते हैं, चाहे तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप हो या कोई भी टेलीस्कोप हो, जो भी गिवन है इस चीज को आप अच्छे से इस चैप्टर में प्रिपेयर करना। फिर नेक्स्ट चैप्टर हमारा आता है चैप्टर नंबर 10, जो कि वेव ऑप्टिक्स, और इसमें मैंने 8 डेज दिए। वेव ऑप्टिक्स में भी आप HDSE प्रिंसिपल के बारे में पढ़ोगे, वो क्या रूल्स होते हैं, कैसे अपन डबल स्लिट से कैसे लाइट पास होती है, फर्स्ट जो हमारा फर्स्ट डार्क रहता है उसकी लेंथ कितनी होती है। हमारे यहाँ पढ़ते थे ना अपन कि ये अपना फर्स्ट डार्क का फॉर्मूला क्या होगा, सेकंड डार्क का फॉर्मूला क्या होगा। तो ये सारी चीजें भी इस चैप्टर में, या तो इसका डेरिवेशन पूछेगा, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से डेरिवेशन पूछ लेगा, या तो फिर डायरेक्टली हमारा न्यूमेरिकल एक वहां से पूछा जा सकता है। तो आप वही बात है कि आप डेरिवेशन को जब याद करोगे, डेरिवेशन को जब आप कंटिन्यू प्रैक्टिस करोगे, तो वो सारी चीजें भी आपकी न्यूमेरिकल पार्ट भी आपका स्ट्रॉन्ग होता चल जाएगा। काफी सारे बच्चे कहते हैं ना कि मेरे से न्यूमेरिकल नहीं बनते। आपसे न्यूमेरिकल इसीलिए नहीं बनते, उसके 2 रीजन हो सकते हैं। या तो आपका थ्योरी पार्ट वीक है, तो पहले आप थ्योरी पार्ट पे फोकस करो, तभी जाके ना आपसे न्यूमेरिकल के कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा कि कौन सा कॉन्सेप्ट हमें अप्लाई करना है, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और सेकंड चीज हो सकती है, या तो आपको डेरिवेशन नहीं आता तो फॉर्मूला नहीं आता। जब आपको फॉर्मूला ही नहीं आएगा तो फिर आपसे बनेगा ही न्यूमेरिकल, है ना। फिर क्वेश्चन नंबर नहीं, चैप्टर नंबर 11 हमारा आता है डुअल नेचर एंड रेडिएशन करके नेम है इसका। तो यहाँ से जो चैप्टर 11 से चैप्टर 15 तक के जो हमारे चैप्टर है वो बहुत ही ज्यादा आसान चैप्टर है, एकदम आसान तरीके से आप इन्हें पढ़ सकते हो। क्योंकि ना यहाँ पे अपन वही सारी चीजें पढ़ेंगे कि जो हमारा एटम होता है वो कैसे स्प्लिट होता है, गोल्ड फॉइल वगैरह, यहाँ पे अपन जो केमिस्ट्री में अपन लॉज वगैरह, कैसे एटम डिस्कवर वगैरह हुआ था, ये सारी चीजें अपन लोग किस में पढ़ रखी है, क्लास 11th में अपन ने पढ़ी है। क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, तो इस चैप्टर में आई थिंक चैप्टर 11 से चैप्टर 15 तक को आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं जाएगी, एकदम आसान सा
चैप्टर है, ठीक है। तो इस चैप्टर को आपको कंप्लीट करने में मोस्टली 4 डेज लग सकते हैं। फिर चैप्टर नंबर 12 जो है, जो कि हमारा एटम है, इसमें भी अपन एटम कैसे डिस्कवर हुआ, ये सारी चीजें अपन इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और इसे भी कंप्लीट करने के लिए मैंने आपको 4 डेज का टाइम दिया है, जो कि एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टाइम है, ठीक है। चैप्टर नंबर 15 आता है हमारा न्यूक्लियाई। इसमें अपन फ्यूजन और फ्यूजन क्या होता है, मॉडरेटर क्या होता है, एक केमिकल रिएक्टर वगैरह क्या होता है, ये सारी चीजें अपन इस चैप्टर में स्टडी करते हैं। तो इस चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए मैंने आपको 5 डेज दिए, क्योंकि न्यूक्लियर जो अपन न्यूक्लियस के बारे में फ्यूजन और फ्यूजन स्टडी करते हैं, हो सकता है उसको कॉन्सेप्ट को आपको समझने में थोड़ा सा टाइम लग जाए। फिर चैप्टर नंबर 14 है सेमीकंडक्टर, और काफी बच्चों को ये चैप्टर कठिन लगता है, बट मैं बता दूं मुझे सबसे आसान चैप्टर यही लगता था। इसमें ना गिनी चुनी कुछ ही चीजें हैं जो अपन से पूछी जाती हैं। अपन से क्या पूछ लेगा, पी एन टाइप जो सेमीकंडक्टर होते हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर का रहता है। फिर अपन से बायसिंग पूछ लेगा, रिवर्स बायसिंग क्या होती है, ये सारी चीजें अपन से इस चैप्टर में पूछता है। इतना ज़्यादा बिल्कुल भी डिफिकल्ट चैप्टर नहीं है, आसान तरीके से आप इसको 6 डेज में आसान तरीके से बिल्कुल भी कवर कर सकते हो। फिर अगर आपके टाइम पे चैप्टर नंबर 15 अगर इंक्लूड हो रहा है सिलेबस में, जो कि कम्युनिकेशन सिस्टम, तो उसे आप 4 डेज में आसान तरीके से कंप्लीट कर सकते हो। बिल्कुल भी आसान चैप्टर है, आपको उसे कंप्लीट करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं जाएगी। सो अगर आपको ये चीज़ें समझ में आ रही है कि कैसे 4 मंथ में कौन सी स्ट्रैटेजी है, क्या ऐसा शेड्यूल है जिसे हमें लेकर चलना है ताकि हम 4 मंथ में अपने क्लास 12 फिजिक्स का सिलेबस कंप्लीट कर सकें। और ये बात याद रखना, 2-2.5 घंटे अगर आप डेली कंसिस्टेंस बेसिस पे आप दे रहे होगे, रेगुलर बेसिस पे, तो आपका डेफिनेटली 4 मंथ में फिजिक्स का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। सो इफ यू लाइक द वीडियो, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल सुप्रिया ताम्रकार, एंड थैंक यू फॉर गिविंग मी योर सच प्रेशियस टाइम फॉर लिसनिंग मी। थैंक यू सो मच। पढ़ाई करते रहो। ऑल द बेस्ट।